ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में आप लोग ने देखा था कि सेंट्रल मेटल जो होता है उसका चार्ज कैसे यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। इनफैक्ट आपने ये भी देखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे निकालते हैं। ठीक है, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स मेड बाय द लिगैंड टुवर्ड्स द मेटल। ऑलराइट, तो अभी इस लेक्चर में थोड़ा सा हम डिटोर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, जिससे क्या है कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको हमेशा पता रहेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, जस्ट पे अटेंशन, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या है, ये दो टाइप के हैं। okay? कौन से दो टाइप के हैं ये? एक जिसे हम कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है, और एक जिसे हम कहते हैं एडिशन सॉल्ट। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर सॉल्ट ऐसा भी बहुत लोग कहते हैं, बट एडिशन सॉल्ट बहुत ज्यादा फेमस है तो यही कहेंगे। तो ये दो टाइप के सॉल्ट होते हैं, तो मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि क्या है। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल सॉल्ट होता है ये क्या होता है? ठीक है, इसके आप नोट्स बना के रखना, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट कोई पूछने नहीं वाला है, ना ही ये कुछ टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक छोटा सा नोट्स बना के रख लो तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा। देखो नॉर्मल सॉल्ट क्या है, ये जो सॉल्ट है इसके अंदर यूजुअली एक कैटायन और एक एनायन होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक कैटायन एक एनायन। जैसे मैं आपसे कह दूं NaCl, ठीक है, ऐसा एक कैटायन एक एनायन नहीं, एक टाइप का कैटायन और एक टाइप का एनायन होता है। ठीक है, जैसे NaCl कह दिया तो इसमें Na और Cl, करेक्ट। जैसे मैंने कह दिया MgCl2, अभी इसके अंदर Mg+2 है और 2 बार Cl- है, तो देयर आर टोटल हाउ मेनी आयंस? 3 आयंस। एक मैग्नीशियम आयन है और 2 क्लोराइड आयंस है। ठीक है, पर टाइप एक है ना, क्लोरीन के टाइप है और मैग्नीशियम के टाइप है, टाइप मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एक यानी क्वांटिटी में एक नहीं, टाइप, एक टाइप का कैटायन एक टाइप का एनायन होगा, इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल सॉल्ट। या फिर अगर मैं और भी आसान भाषा में आपको बताऊं तो नॉर्मल सॉल्ट का सिंपल मतलब होता है सॉल्ट फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे सॉल्ट जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, जैसे अगर मैंने आपको HCl दे दिया और उसमें NaOH डाल दिया, तो आपको सबको पता है कि नहीं, ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा और वाटर बनाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे जो NaCl बन, ये तो वाटर, इसको जाने, जो NaCl जो बन रहा है ना, ये नॉर्मल सॉल्ट है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम कैटायन है और क्लोराइड आयन है, एनायन है। इस तरह से हम लोग ने क्या बनाया, नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, लेकिन इसके और भी एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं MgCl2 हो गया, KCl हो गया, ठीक है, FeSO4 हो गया, NH4 twice SO4, अमोनियम सल्फेट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे सॉल्ट पॉसिबल है। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट बहुत आसान है। तो एडिशन सॉल्ट क्या होता है? देखिए एडिशन सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय stoichiometric combination. It is formed by stoichiometric combination of 2 or more normal salts. ठीक है, इस तरह के एक या एक से ज्यादा टाइप के सॉल्ट को अगर आप स्टाइकोमेट्रिकली मिक्स करेंगे ना, तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा ना, तो उसको क्या कहेंगे, एडिशन सॉल्ट कहेंगे। ठीक है, पर ये जो एडिशन सॉल्ट है ना, ये भी आगे जाके क्लासीफाई हो जाता है। कैसे क्लासीफाई हो जाता है? दो टाइप में क्लासीफाई हो जाता है, एक जिसको हम नाम देते हैं डबल सॉल्ट, ठीक है, और एक जिसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, है ना, या फिर आप जैसे कहना चाहो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस डबल सॉल्ट के अंदर क्या होता है वो देखेंगे पहले। ठीक है, फर्क क्या है तीनों के अंदर, मेन फर्क क्या है, ये क्या करता है, ये सॉल्यूशन में आइडेंटिटी, या फिर ऐसा कहना चाहिए मेरे को। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट जो होता है इसकी खास बात क्या होती है, ये क्या टाइप का काम करता है, देखिए gives test for all ions। क्या कहा, gives test for all ions। इस सॉल्ट के अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं
जितने भी टाइप के आयंस प्रेजेंट है सबके लिए ये टेस्ट देगा। इसका मतलब कोई साइंटिस्ट है, अगर उसने ये सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर लिया और फिर उस पानी को एनालाइज किया, तो उस पानी के अंदर उस सॉल्ट के कौन से आयंस है, जैसे सोडियम आयंस है, क्लोराइड आयंस है, मैग्नीशियम आयंस है, कौन से आयंस है, सारे के सारे आयंस उसको दिखाई पड़ेंगे, सारे के सारे आयंस वो एनालाइज कर पाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्ट को हम नॉर्मल सॉल्ट की खासियत कहते हैं। डबल सॉल्ट भी ऐसा ही होता है, करेक्ट। ये भी क्या करता है, गिव्स टेस्ट फॉर ऑल आयंस, ये भी सभी आयंस के लिए टेस्ट देते हैं, है ना, जस्ट एज नॉर्मल सॉल्ट। लेकिन कोऑर्डिनेशन सॉल्ट ऐसा नहीं करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट जो होता है ना, जो हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, बॉक्स वाले सॉल्ट, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट वाले सॉल्ट, ये वाले सॉल्ट डज नॉट गिव टेस्ट फॉर ऑल आयंस। ठीक है, याद रखेंगे। तो डबल सॉल्ट के थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, डबल सॉल्ट के एग्जांपल देखेंगे। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि KCl है, ठीक है, फिर MgCl2 है, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना, ये कोई रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। KCl है, MgCl2 है और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। इनको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद ये एक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस सॉल्ट को मैं कहूंगा डबल सॉल्ट। कैसे कहूंगा, क्योंकि सर इसमें KCl एक नॉर्मल सॉल्ट प्रेजेंट है, MgCl2 ये भी एक नॉर्मल सॉल्ट प्रेजेंट है। तो जब एक से ज्यादा नॉर्मल सॉल्ट प्रेजेंट होती है और उनको ऐड करने पे कुछ नई सॉल्ट बनती है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एडिशन सॉल्ट कहते हैं। तो एडिशन सॉल्ट का रिएक्शन लिखे कैसे, कुछ नहीं, आपको यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सब लिख देना है, सबके बीच में डॉट कर देना है। जैसे ये देखिए KCl प्रेजेंट है, KCl लिख दिया, फिर करेंगे डॉट, फिर क्या लिख देंगे MgCl2, फिर कर देंगे डॉट, फिर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इस तरह से। तो ये जो सॉल्ट बन रहा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कि Cl वाले आयंस में एक साथ लिख दो और बाकी सारे एक साथ लिख दो। तो ऐसे भी तो लिख सकते K MgCl3.6H2, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट डजंट मैटर। बट ये जो सॉल्ट बन रही है ना, इसको कहते हैं कार्नेलाइट। क्या कहते हैं इसको, कार्नेलाइट। आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है इसलिए बताया मैंने, कार्नेलाइट। ठीक है, तो ये वाली जो सॉल्ट है उसके अंदर ना, अगर आप इसको पानी में घोल दो, ये जो तैयार सॉल्ट है इसको आप पानी के अंदर मिक्स कर दो, डिसॉल्व कर दो, तो बोलो सारे आयंस जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब साइंटिस्ट चेक करेगा तो उसको सारे आयंस के टेस्ट पॉजिटिव मिलेंगे। उसको पोटेशियम आयंस के टेस्ट पॉजिटिव मिलेंगे कि पोटेशियम आयंस प्रेजेंट है, मैग्नीशियम के टेस्ट पॉजिटिव मिलेंगे कि मैग्नीशियम प्रेजेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट है वो भी मिलेगा, है ना। पर वो ये नहीं बता पाएगा, एक बार मैंने अगर इस सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया तो वो ये नहीं बता सकता कि उसका ओरिजिनल फॉर्मूला ये रहा होगा। ठीक है, यानी अगर किसी साइंटिस्ट को पता है कि ये सॉल्ट है और फिर उसने पानी में मिक्स किया और फिर उसने टेस्टिंग करी, तो उसको सारे आयंस पता चल जाएंगे। लेकिन समझो मैं घर पे से ये सॉल्ट को पानी में मिक्स करके मिक्स कर दिया और फिर साइंटिस्ट के पास लेके गया और फिर मैंने उसको बोला कि चलो बताओ इस पानी के अंदर कौन सा सॉल्ट डिसॉल्व है, तो मुझे ये बताएगा कि उसमें पोटेशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, पर ये नहीं बता सकता कि कार्नेलाइट प्रेजेंट है। क्योंकि और भी बहुत सारे सॉल्ट हो सकते हैं दुनिया में जिनके अंदर ये सब आयंस है, लेकिन वो कार्नेलाइट सॉल्ट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या, मैं ऐसा कहना चाहिए कि डबल सॉल्ट जो है लूज इट्स आइडेंटिटी। क्या कहना चाहिए, लूज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वियस सोल्यूशन। आपको बात समझ में आई, क्या कहना चाहिए, लूज इट्स आइडेंटिटी इन द एक्वियस सोल्यूशन। एक बार मैंने पानी में मिक्स कर दिया तो साइंटिस्ट को ये नहीं पता चलेगा कि ये जो आयंस है सब मिलकर के कार्नेलाइट ही बनाएगा। ठीक है, ये डिटेक्ट करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सर नॉर्मल सॉल्ट का क्या सीन है, नॉर्मल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज करता है या नहीं करता है। देखिए नॉर्मल सॉल्ट के अंदर जनरली इतना ही प्रेजेंट होता है। पानी के अंदर मैंने MgCl2 डाल दिया तो साइंटिस्ट को मैग्नीशियम का टेस्ट भी मिलेगा और क्लोरीन का टेस्ट भी मिलेगा, फाइन। अभी साइंटिस्ट को पता नहीं कि मैंने पानी में क्या डिसॉल्व किया है। ठीक है, समझो मैं घर पे से KCl डिसॉल्व करके गया पानी में और साइंटिस्ट को जाके बोला चलो भैया बताओ इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, तो बताएगा कि पोटेशियम प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है और कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। तो फट से डिटेक्ट करेगा कि हाँ पोटेशियम और क्लोरीन ही प्रेजेंट है और कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब KCl ही एक सॉल्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या, नॉर्मल सॉल्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसका मतलब ये अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं या नहीं करते, नहीं करते। तो क्या लिखना चाहिए, रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी, रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन सॉल्ट की बात हम करें, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट को, ये जरा बोर्ड भर गया मैं रब कर देता हूँ और फिर आपको कोऑर्डिनेशन सॉल्ट के बारे में बताता हूँ। पर अब तक आप क्या याद रखेंगे, यहाँ पे सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं,
दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, एडिशन सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, वो सॉल्ट जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, जिसके अंदर जनरली एक टाइप का कैटायन और जनरली एक टाइप का एनायन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे नॉर्मल सॉल्ट्स को मिक्स कर करके नए सॉल्ट्स प्रोड्यूस करूं, तो ऐसे सॉल्ट्स को क्या कहेंगे, एडिशन सॉल्ट कहेंगे। एडिशन सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, ठीक है। तो अब तीनों के अंदर हम लोग को मतलब समझना है। नॉर्मल सॉल्ट, उसके अंदर प्रेजेंट होने वाले सभी आयंस का टेस्ट पॉजिटिव देगा, ठीक है, और पानी में डालने के बाद ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। ऑलराइट, डबल सॉल्ट, इसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद इसके अंदर प्रेजेंट सभी आयंस के टेस्ट ये पॉजिटिव देगा, पर ये अपनी आइडेंटिटी को पानी के अंदर लूज कर देता है, करेक्ट। और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन सॉल्ट जो है ये थोड़ा अलग है, ये अपने अंदर प्रेजेंट होने वाले सभी आयंस का टेस्ट पॉजिटिव देता नहीं है। इट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल द आयंस, ठीक है, याद रहेगा। और ध्यान देना, इसका अगला पॉइंट रहेगा दिस, इट ऑल्सो retains its identity, ठीक है, it also retains its identity। कोई डाउट? तो अगर आपको कभी एमसीक्यू में पूछ लिया कि कौन सी सॉल्ट है जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देती है, तो आपका आंसर आएगा डबल सॉल्ट। कौन सी सॉल्ट है जो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखती है एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर, ऑब्वियसली, तो वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट या तो फिर नॉर्मल सॉल्ट। एक और बात, इनमें से कौन से सॉल्ट 100% आयोनाइज होते हैं, ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट 100% आयोनाइज होंगे, डबल सॉल्ट 100% आयोनाइज होंगे, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट ये भी 100% आयोनाइज होते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। तब तक मैं ये बोर्ड जरा रब कर देता हूँ। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया एक यही K4FeCN6। मैं बहुत बार लूंगा यही सॉल्ट, क्योंकि ये एक्सप्लेन करना सबसे आसान हो जाता है, ठीक है। चलो, K4FeCN6। तो जब ये K4FeCN6 है, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने अगर इसको वाटर में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, बोलो, 4 टाइम्स K प्लस आयंस बाहर आ जाएंगे। ये तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, करेक्ट है। प्लस क्या हो जाएगा, FeCN6 ऐसा बॉक्स, और जिसके ऊपर -4 चार्ज आएगा कि नहीं। आई होप आपको पता है ये चार्ज कैसे लिख रहा हूं मैं, लास्ट टाइम सिखाया था लेक्चर में, है ना, इस तरह से। तो ये इस तरह से स्प्लिट हो गया। तो ये जो स्प्लिट होकर के निकला है, इसे मैं कहूंगा काउंटर आयन, काउंटर आयन। और ये जो बॉक्स वाला जो आयन होता है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। इसका मतलब क्या बेटा, ये जो कंपाउंड है, ये भी दो नॉर्मल सॉल्ट को मिक्स करके ही बनाया गया है, पर ये एडिशन सॉल्ट कहलाएगा ना अगर नॉर्मल सॉल्ट को मिक्स किया गया है, ठीक है। पर जब मैं इसको डिसोसिएट करता हूं, तब मेरे को सभी आयंस के टेस्ट नहीं मिलते हैं। साइंटिस्ट को सिर्फ ये पता चलता है कि अच्छा पोटेशियम आयंस प्रेजेंट है और एक कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है। उसे ये नहीं मालूम पड़ता है, उसको ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलता है कि अच्छा साइनाइड आयंस भी होंगे, आयरन भी होगा, ये उससे नहीं पता चलता है। उसे सिर्फ इतना मालूम पड़ता है कि पोटेशियम आयन प्रेजेंट है और एक कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये जो है कंपाउंड, ये डज नॉट गिव टेस्ट फॉर ऑल आयंस प्रेजेंट, करेक्ट। इट ओनली gives test for counter ion and a complex ion, ठीक है। बट ये कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर प्रेजेंट जो भी आयन है उसका ये टेस्ट देता नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स जो है वो कितना भी पानी आप डाल दो, ये बॉक्स कभी टूटता नहीं है। इसके अंदर के आयन सेपरेट होते नहीं है, बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट दिस, करेक्ट। इस तरह से यहाँ पे मिलता है। अब जब मैं घर पे से एक कंपाउंड, मान लो घर पे था मैं, ठीक है, और मैंने एक कंपाउंड है उसको पानी में डिसॉल्व कर लिया। अब वो कंपाउंड क्या है, ठीक है, वो कंपाउंड है मान लेते हैं COEN, है ना, इथिलीन डायमाइन। ये बाइडेंटेड है कि नहीं, तो इस तरह से COEN 3 बार ले लिया मैंने, और ये Cl2 ले लिया। इस तरह से कंपाउंड बना लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो क्लोरीन है ना, वो काउंटर आयन है, कोबाल्ट है वो सेंट्रल मेटल है, और इथिलीन डायमाइन बाइडेंटेड लिगैंड है, 3 बार है, करेक्ट। बाइडेंटेड लिगैंड अगर 3 बार होता है तो टोटल बॉन्ड्स कितने बने होंगे, यहाँ पे बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, है ना। बाइडेंटेड 3 बार है तो 6 बॉन्ड्स बने होंगे कि नहीं, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। चलो बता सकते हैं कि नहीं, क्लोरीन आई मीन कोबाल्ट के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, ढूंढ के बताओ। लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि नहीं, कितना आएगा बताओ, ठीक है। टोटल कितना है
0 है ना बॉक्स पे ऊपर चार्ज। कोबाल्ट का पता है क्या? नहीं, तो मैं कर दूंगा x। करेक्ट है। इथिलीन डायमाइन, बताओ इथिलीन डायमाइन जो लिगैंड था उसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। इथिलीन डायमाइन के ऊपर कोई चार्ज था क्या? नहीं था, तो उसका चार्ज 0 है और ऐसा 3 बार रहता है, डजंट मैटर। करेक्ट है। प्लस क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है? -1 और ऐसे 2 है तो -1 × 2, तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? x - 2 = 0, यानी x = 2। तो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज है +2, ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंटर मेटल का। ठीक है, तो ये ऐसे रिवीजन दिया मैंने, इसका कुछ काम नहीं अभी। ठीक है, चलिए अभी मैंने घर पे से ये सॉल्ट है पानी में डिसॉल्व कर लिया। जब मैं पानी में डिसॉल्व कर लूंगा क्या बन जाएगा बोलो? COEN 3 बार मिल जाएगा। करेक्ट है। इस पे +2 चार्ज आ जाएगा, प्लस Cl - 1, ऐसे 2 बार अलग हो जाएंगे कि नहीं मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको डिसोसिएशन समझा है। ठीक है, और मैं पानी में ये डिसॉल्व करके साइंटिस्ट के पास लेके गया। अब वो साइंटिस्ट को नहीं मालूम है कि मैंने ये वाला सॉल्ट डिसॉल्व किया। ठीक है, अब मैं साइंटिस्ट के पास लेके गया, उसको बोला चलो भैया बताओ इसके अंदर क्या क्या है। तो बोलेगा भाई इसके अंदर क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है और एक कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है। ठीक है, उसको इतना ही मालूम पड़ेगा। क्या इसके अलावा और कुछ प्रेजेंट है पानी के अंदर? नहीं। इसका मतलब अगर इन दोनों को कंबाइन किया तो यही कंपाउंड बन सकता है कि नहीं? और कुछ कंपाउंड बन सकता है क्या? नहीं। यानी क्या ये सॉल्ट को पहचानना बहुत आसान है। वो 5 मिनट में को बता देगा कि सर ये वाला सॉल्ट प्रेजेंट है जो आप पानी लेके आए थे उसके अंदर। करेक्ट। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, ठीक है, बताओ पानी के अंदर अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है या लूज करता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो तीनों सॉल्ट नॉर्मल, डबल और कोऑर्डिनेशन, तीनों में से कौन सा अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा? डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। ठीक है, बाकी दोनों सॉल्ट है जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन या मेंटेन करके रखेंगे एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। तीनों में से ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो सभी आयंस के टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है? वो है कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, है ना। बाकी के दोनों सॉल्ट नॉर्मल और डबल सभी आयंस के टेस्ट हमेशा क्या देंगे? पॉजिटिव देंगे। तो जनरली एग्जाम में ना ऐसा पूछते हैं व्हाट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। जनरली यही आता है, टेक्स्ट बुक में भी यही डिस्कस किया गया है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे बोर्ड पे बता देता हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। ठीक है, लेट अस सी दैट। चले लेट अस स्टार्ट कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। ठीक है, लेट मी राइट। इसका दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी होता है। और इधर क्या लिखेंगे? डबल सॉल्ट के बारे में लिखेंगे। चलो बताओ सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? वही उसका डिस्क्रिप्शन ही होना चाहिए कि नहीं? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन क्या होगा? इट कंटेन्स डेटिव बॉन्ड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट के अंदर क्या होता है? डेटिव बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, डबल सॉल्ट के अंदर नहीं होते हैं, है ना। इट does not contain dative bond। करेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? it does not show positive test for each ion present in the salt। और इधर लिखेंगे इट शोज पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्ट। करेक्ट। थर्ड पॉइंट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स रिटेन देयर identity in aqueous solution। इधर क्या लिखेंगे? डबल salts lose their identity in aqueous solutions। अभी एग्जांपल्स लिख देंगे ना कुछ। इसके एग्जांपल तो बताओ, आपको तो याद ही होगा K4FeCN6। ठीक है, पर सर इसका कुछ नाम होगा कि नहीं? हाँ, नाम होगा। IUPAC नेम होता है बेटा ऐसे कंपाउंड्स का, पर वो अभी हम लोग अभी नहीं सीख रहे, थोड़ी देर के बाद सीखेंगे। IUPAC एक टॉपिक है पूरा। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं इस तरह से K2PT F6, बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट है।
ठीक है, जैसे COEN अभी हम लोग ने देखा कि नहीं, थ्राइस Cl2, लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, करेक्ट, दीज ऑल आर कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, करेक्ट। और ये डबल सॉल्ट का एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आते हैं और आपके टेक्स्ट बुक में थोड़े ही डिस्कस किए गए। तो सबसे पहला वाला जो मैं बता रहा हूँ वो है कार्नलाइट, कार्नलाइट याद रखेंगे, क्या है इसके अंदर, KCl.MgCl2.6H2O, पता रहेगा। सेम वे दूसरा वाला जो मैं बता रहा हूँ उसका नाम है मोहर्स सॉल्ट, क्या नाम है, मोहर्स सॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कॉलेज स्टार्ट होगा आपको एक एक्सपेरिमेंट आएगा जिसके अंदर आप मोडालिटी वगैरह ढूंढते हो, उसके अंदर आपको मोहर्स सॉल्ट दिया जाएगा डिसॉल्व करके, ठीक है। तो एनीवे वो सब देखेंगे बाद में, पर मोहर्स सॉल्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होता है, FeSO4, याद रखेगा, FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है, डॉट 6H2O, याद रखेंगे। FeSO4 फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ऐसे याद रखना, फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहा जाता है, ठीक है। ऑलराइट, थर्ड वाला जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पोटाश आलम, ठीक है, पोटाश आलम। ये तो आपने बचपन में भी सीखा होगा है ना, व्हाइट कलर का होता है एलम, आपको पता है कि नहीं, इसको पानी में डाल के रखते हैं तो ये डिकेंटेशन करने में काम आता है ना, सब इम्प्योरिटीज को नीचे सेटल करवा देता है, प्योर वाटर ऊपर बचता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पोटाश आलम, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। ये डॉट H2O का मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये भी आपने बचपन में कभी सुना होगा लाइफ में ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी क्या, सॉल्ट जब क्रिस्टल बनाता है तो उसके अंदर ना बेटा थोड़ा सा स्पेस बच जाता है, ठीक है, वेकेंट स्पेस या लैटिस स्पेस ऐसा भी कहते हैं। उस स्पेस के अंदर जब वाटर मॉलिक्यूल एंटर हो जाता है ना, तब उसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हीट करेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है, इवेपोरेट होकर, ठीक है। एनीवे, बट ये याद रखेंगे, कार्नलाइट, मोहर्स सॉल्ट एंड पोटाश आलम का फॉर्मूला जो आपके टेक्स्ट में दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लर्न करना, तो अब इसको 5-5 बार लिख के लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टिंग्विश बिटवीन कोऑर्डिनेशन सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट, जनरली 2 मार्क में पूछा जाता है, इतने पॉइंट्स काफी, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी आगे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अभी टाइम आ गया कि हम लोग सबसे पहला अटेम्प्ट देखें जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था, ठीक है। तो थ्रू अ थियरी वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्नर्स थियरी, कि वर्नर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहली बार जब हम लोग ने स्टडी किया तभी, ठीक है। तो इसके बहुत सारे पोस्टुलेट है, एक एक करके समझते रहना, स्टोरी की तरह याद रखना, ठीक है। जैसे अगर मैं फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करूं तो वर्नर को क्या लगता था कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है वो क्यों बना है, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रल मेटल है जो डेटिव बॉन्ड के थ्रू भी किसी को पकड़ के रख रहा है और उसके आजू बाजू आयोनाइजेशन स्फीयर में भी किसी को पकड़ के रख रहा है। तो वर्नर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि द मेटल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैज 2 वैलेंसीज, ठीक है। कि उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल है, मेटल यानी कौन, सेंट्रल मेटल की बात कर रहा हूं, किसके, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, उसके पास क्या है, 2 वैलेंसी, ठीक है। कौन सी 2 वैलेंसी है, नंबर 1 जिसे हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और नंबर 2 जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, VAL यानी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का दूसरा नाम होता है आयोनाइजेबल वैलेंसी, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी का दूसरा नाम होता है नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, ठीक है, याद रहेगा। आयोनाइजेबल वैलेंसी कौन, प्राइमरी, सेकेंडरी वाली कौन, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, ठीक है। ऑलराइट, सेकेंड पोस्टुलेट क्या करा, अब मेटल के पास वैलेंसी है 2 टाइप की, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो दोनों वैलेंसी को वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा, करेगा ही। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो, द मेटल, ठीक है, प्लीज बेयर विथ माय हैंडराइटिंग, ठीक है, द मेटल, कौन सा मेटल, सेंट्रल मेटल, टेंड्स टू
satisfy both the valencies by creating a zone of attraction. By creating by creating zone of attraction for each valency. ठीक है, वो क्या करेगा, अपनी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। तो दोनों वैलेंसी में से पहली वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए वो अलग जोन ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा और दूसरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए वो एक अलग जोन ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा। और इसी जोन ऑफ अट्रैक्शन को क्या नाम दिया गया है ना, क्रिएटिंग द मेटल टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ द वैलेंसीज बाय क्रिएटिंग जोन ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच वैलेंसी। दिस जोन ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड स्फीयर। इसे क्या कहते हैं, स्फीयर, करेक्ट। तो दो वैलेंसी के लिए दो जोन ऑफ अट्रैक्शन मतलब दो स्फीयर बनेंगे कि नहीं, तो इसलिए यहां पर अपने को मिल जाएगा दो स्फीयर। एक को कहेंगे आउटर स्फीयर और एक को क्या कहेंगे, इनर स्फीयर। ठीक है, आउटर स्फीयर का मैं आपको दूसरा नाम बता देता हूं। आउटर स्फीयर का दूसरा नाम है आयोनाइजेशन स्फीयर। याद आया आपको, मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था ना, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, जो बॉक्स के बाहर होता है ना, उसका दूसरा नाम होता है आउटर स्फीयर। इनर स्फीयर क्या होता है, जो बॉक्स होता है, बॉक्स होता है यानी कौन, इसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, याद रहेगा आपको। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, प्राइमरी वैलेंसी corresponds to ionization sphere। ठीक है, देखिए जो प्राइमरी वैलेंसी है ना, वही तो आयोनाइजेशन स्फीयर में रहती है। ठीक है, आयोनाइजेशन स्फीयर इसलिए बनाया गया है सेंट्रल मेटल के द्वारा ताकि वो अपने प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सके, समझ में आया। और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सके वो मेटल, इसलिए ही वो एक जोन ऑफ अट्रैक्शन बनाता है और जोन ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं इनर स्फीयर, या मैं कह दूं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये थर्ड पॉइंट में नहीं आना चाहिए, एक्चुअली इसमें लिख देना चाहिए, स्टार मार्क करके लिख देता हूं। ठीक है, एक और बोलो क्या आ जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड्स टू, बोलो आयोनाइजेशन स्फीयर, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, इनर स्फीयर। ठीक है, ध्यान रखना, इनर स्फीयर। और इधर ऊपर वाले आयोनाइजेशन वाले का दूसरा नाम क्या होता है, आउटर स्फीयर। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ पा रहा होगा। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वर्नर। ठीक है, वर्नर कहता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ठीक है, सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको जनरली सेटिस्फाई करने के लिए प्राइमरी वैलेंसी होती है, ऐसा उसने कहा। ठीक है, एंड secondary valency it is due to vacant d orbitals। vacant d orbitals है ना, मेटल सेंटर मेटल जो होता है मोस्टली वो डी ब्लॉक का होता है। तो जो डी ब्लॉक का होता है उसके लिए डी ब्लॉक जो है वो खाली ऑर्बिटल्स यानी डब्बे प्रोवाइड करता है, और उसके वजह से सेकेंडरी वैलेंसी आ जाती है ना। ये पॉइंट अभी आगे जाके और भी डिटेल में हम खोलेंगे इसको। ठीक है, पर अभी के लिए पोस्टुलेट है तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, ऑलराइट। इसके साथ ही मैं एक और पॉइंट कह सकता हूं। ठीक है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है, यही होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। याद करो, लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी क्या, द नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स फॉर्म्ड।
करेक्ट है। तो कितने डेटिव बॉन्ड बनते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और वही होता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो आज के बाद अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी कहूं तो आप बाय डिफॉल्ट समझ जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा हूं, मतलब आप समझ जाएंगे कि मैं डेटिव बॉन्ड्स कितने बने हैं ये पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। और एक पॉइंट मैं और कह देता हूं, फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, ठीक है, ये आयोनाइजेबल तो है ही, ठीक है, जिसकी वजह से ये होती है नॉन रिजिड। क्या होती है? नॉन रिजिड होती है। आयोनाइजेबल तो है ही है, इसके साथ ये होती है नॉन रिजिड, ठीक है, या फिर मैं बोलूं नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है, ये कैसी होती है? नॉन आयोनाइजेबल होती है, यानी इनको अलग नहीं किया जा सकता, इनके ऊपर चार्ज नहीं क्रिएट कर सकता, अब इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑब्वियसली नहीं ब्रेक कर सकते ना। याद करो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर है, और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर है डेटिव बॉन्ड है, और डेटिव बॉन्ड कहाँ होता है? बॉक्स के अंदर होता है, नहीं होता है। और बॉक्स मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। तो याद करो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो रहता है उसे सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, और वो क्या होता है? नॉन आयोनाइजेबल। तो अब याद करो अगर हम लोग ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व किया तो वो सेपरेट होता है, पर क्या बॉक्स के अंदर की चीज कुछ भी सेपरेट होती है क्या? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो सेकेंडरी वैलेंसी है, क्योंकि वो नॉन आयोनाइजेबल है, उसको आयोनाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और वो इनर स्फीयर में होती है, मेटल के करीब होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और आउटर स्फीयर में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। धीरे धीरे आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है? नॉन आयोनाइजेबल होती है, ठीक है। और होती है डायरेक्शनल, ध्यान रखना, डायरेक्शनल एंड रिजिड, ठीक है, डायरेक्शनल एंड रिजिड। यानी सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करती है कि जो कंपाउंड बनेगा उसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा, ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। ये सब उसका शेप साइज यानी टेट्राहेड्रल शेप में है या ऑक्टाहेड्रल शेप में या जो भी शेप में है वो शेप क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा? सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करेगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करेगा, यानी नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स भी समझ में आ पा रहे होंगे, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसकी वजह से हम लोग समझ पाए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्चुअली होता क्या होगा, और ये दिया गया था वर्नर में, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम लोग वर्नर्स थ्योरी। आपका जो नया टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो पॉइंट्स दिए हुए थोड़े से अलग है, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, बट दैट डजंट मैटर, दीज आर द प्राइमरी पॉइंट्स। अगर ये आप एग्जाम में लिख के आएंगे कोई एग्जामिनर आपको रॉन्ग नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि ये सच्चाई है। इसको भी मैं अच्छे इंग्लिश में लिखूं या थोड़ा मॉडिफाइड लैंग्वेज में लिखूं, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज द ट्रूथ, ठीक है। बट दिस इज द इजीएस्ट लैंग्वेज इन विच ऑल स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। सो आई एम टीचिंग इट दैट वे। आई होप आपको ये चारों भी पॉइंट समझ में आ पा रहे होंगे। अगर मैं इसको एक स्टोरी में फिट करूं, ठीक है, सी द स्टोरी विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज बहुत ही सिली स्टोरी है, ठीक है। यू नो मी, आप जानते ना मेरे को, मैं बहुत सिली फालतू स्टोरी बोलने वाला हूँ, लेकिन इट हेल्प्स यू टू रिमेम्बर इट एनीवे, ठीक है। देखिए ऐसा समझ ले कि एक मेटल है ना। अब मेटल के पास ना दो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, एक प्राइमरी गर्लफ्रेंड है, एक सेकेंडरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब ध्यान रखना प्राइमरी गर्लफ्रेंड है ना वो आयोनाइजेबल है, यानी वो कभी भी जा सकती है, ठीक है, कभी भी आ सकती है, उसका कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं है, ठीक है, वो उसके लाइफ में कुछ ज्यादा मैटर नहीं कर रही है। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना वो नॉन आयोनाइजेबल है, वो फिक्स्ड है भाई। वो कौन है? फिक्स्ड है, ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाली है, वो हमेशा रहेगी ही रहेगी। प्राइमरी आ जा सकती है लेकिन सेकेंडरी वाली जो है ना भाई वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो अब देखिए, अब वो जो मेटल है वो अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग जोन बनाएगा कि नहीं? अब भाई एक ही जोन पे दोनों को थोड़ी लेके आएगा, अलग अलग जोन बनाएगा, अलग अलग टेरिटरी बनाएगा। तो एक टेरिटरी उसने बनाई जहां पे वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को मिलने जाता है ना, और उस प्राइमरी वैलेंसी का जो जोन है उसे मैं कहता हूँ आउटर स्फीयर, गांव के बाहर जाता है मिलने के लिए प्राइमरी वाली, ठीक है, आउटर स्फीयर। और ऑब्वियसली आयोनाइजेबल है तो ये आयोनाइजेशन स्फीयर में मिलेगा ना, करेक्ट, वरना जब मिलने जाएगा तो भी भाग जाएगी, ठीक है। जस्ट इट्स अ वेरी सिली स्टोरी आई नो, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। और क्या होगा, देख सेकेंडरी वैलेंसी जो है इसको मिलने के लिए बाहर नहीं अंदर ही मिलना पड़ेगा, ठीक है, गांव के बाहर तो जाएगा, फिक्स है ना भाई ये तो ये कहाँ जाएगा बोलो? इनर स्फीयर में मिलेगा, और इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। पर मेटल दोनों के पास जाएगा जरूर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है? सेकेंडरी वैलेंसी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। मेटल का लाइफ कैसा होने वाला है वो सब कौन डिसाइड करने वाला है ना, उसको बिल्डअप कौन करने वाला है? सेकेंडरी वैलेंसी करने वाला है। तो याद रखना सेकेंडरी वैलेंसी जो है ना वो नॉन आयोनाइजेबल है, डायरेक्शनल है और रिजिड है ना। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी कैसी है? नॉन आयोनाइजेबल है, नॉन रिजिड है और नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। तो मेटल जो है वो प्राइमरी वैलेंसी के पास गया ही क्यों?
क्योंकि उसको अपना चार्ज सेटिस्फाई करना था, क्योंकि उसको अपना ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई करना था। याद रखेंगे, प्राइमरी वैलेंसी इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल, है ना। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी वो क्यों है, ठीक है, वो जो सेंट्रल मेटल है उसकी डी के ऑर्बिटल्स वेकेंट है, ठीक है, उसके दिल में खाली जगह है, डी ऑर्बिटल, दिल नहीं बाबा, डी ऑर्बिटल, ऐसा समझो, डी ऑर्बिटल के अंदर जगह खाली है, वेकेंट है, उसके अंदर वो अपने किसको बिठाता है, सेकेंडरी वैलेंसी को बिठाता है, ठीक है। जस्ट अ वे टू रिमेम्बर, जस्ट अ स्टोरी, ठीक है, ज्यादा दिल पे नहीं लेना ये स्टोरी, ठीक है। ये पॉइंट्स आने चाहिए, एग्जाम में नहीं याद आया ना तो मार खाओगे, ठीक है। ऑलराइट, राइट इट डाउन, ठीक है, इसको लिख लो कहीं पे अच्छे से। और फिर थोड़े इसे इसके आई मीन इंटरप्रिटेशन में आपको बताता हूँ, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू शो यू इंटरप्रिटेशंस नाउ। चलो अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इस वर्नर्स थ्योरी का। तो अभी कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ कंपाउंड कोबाल्ट जिसका सेंट्रल मेटल है अमोनियम, अमोनियम नहीं, अमोनिया, अमाइन, ऐसा 6 बार है। और इसके बाहर मैंने रख दिया है लेट अस से 3 नहीं 2 ले लेता हूँ अभी के लिए, 2 क्लोराइड आयंस रख दिया हमने, ठीक है। चलो तो अब ये जो कंपाउंड है थ्योरी के हिसाब से क्या हो जाएगा, बोलो थ्योरी के हिसाब से इसके अंदर एक सेंट्रल मेटल होगा, जी भाई सेंट्रल मेटल है, ये रहा कोबाल्ट, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल मेटल है इसके पास 2 क्या होगी, गर्लफ्रेंड या वैलेंसी होगी, कदों है ना, 2 वैलेंसी होगी। एक वैलेंसी का नाम प्राइमरी वैलेंसी, एक वैलेंसी का नाम सेकेंडरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी कौन होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, यानी बॉक्स के अंदर होगी कि नहीं। तो देखो ये कोबाल्ट है, वो बॉक्स के अंदर कितने लिगैंड से कनेक्टेड है, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो उसके लिए आपको टाइप ऑफ लिगैंड आना चाहिए कि नहीं। ये अमाइन है, ये कौन सा लिगैंड है, मोनोडेंटेड लिगैंड है कि नहीं, सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है और इससे 6 प्रेजेंट है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 6, करेक्ट है। तो कोबाल्ट 6 वैलेंसी क्या बता रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी बता रहा है, क्या बता रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, याद रहेगा। चलो अभी कोबाल्ट का मैं चार्ज निकालता हूँ, क्योंकि चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए जो वैलेंसी लगती है बेटा वही उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, ठीक। तो जरा इसका चार्ज निकाल लेना कोबाल्ट का। कोबाल्ट का चार्ज हमको मालूम नहीं है x, अमोनिया का चार्ज कितना होता है 0, ऐसे 6 बार है, ठीक है। क्लोरीन का चार्ज क्या होता है -1, ऐसे कितने हैं 2 बार है, ठीक है। और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0, तो x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +2। तो जो कोबाल्ट है उसका चार्ज क्या हो जाएगा +2, ठीक है। और ये जो +2 इसी को मैं क्या कहूंगा, प्राइमरी वैलेंसी कहूंगा, ठीक है। तो चलो अभी अगर आपसे मैं पूछूं कि चलो मेरे को बताओ कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, यानी आउटर सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, यानी इनर स्फीयर क्या है, ऐसा मैंने आपसे पूछा। तो इनर स्फीयर क्या आएगा, जिसके अंदर कोबाल्ट है और अमोनिया लगा हुआ है, 1 2 3 है ना, 4 5 और ये 6, ये 6 अमोनिया है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डोनेट कर रहे होंगे कि नहीं, तब जाके डेटिव बॉन्ड बन रहा होगा ना। तो ये जो बॉक्स में इतना लिखा है ये क्या हो गया, उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया या इनर स्फीयर हो गया, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कह दूं बाहर 2 बार Cl- आयंस प्रेजेंट है, तो ये उसका क्या हो गया, आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया, फिर आउटर स्फीयर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से इंटरप्रेट कर दिया मैंने इस कंपाउंड को, वर्नर्स थ्योरी अप्लाई करती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ पा रहा होगा। अब ध्यान से सुनना, अब मैं थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन करने वाला हूँ इस पे। अब मैंने क्या करना, आप ध्यान से सिर्फ सुनते जाना, मैं आपको एक प्लॉट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो प्लॉट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। देखिए ये जो कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक, मैंने इसको क्या कर दिया, वाटर में डाल दिया, ठीक है। वाटर में डालने के बाद ये डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि सॉल्ट है, डिसॉल्व होने के बाद भैया ये जो है वो सेपरेट हो जाएगा। कैसे सेपरेट हो जाएगा, काउंटर आयंस अलग हो जाएंगे और कॉम्प्लेक्स आयन अलग हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, CONH3 6 बार, करेक्ट। और ये बॉक्स प्लस क्या आ जाएगा बोलो बेटा, Cl- आयंस कितनी बार है, 2 बार। टोटल चार्ज कितना है 2 × -1 -2, तो टोटल चार्ज आउटसाइड द बॉक्स इज -2, देन टोटल चार्ज ऑन द बॉक्स विल बी +2। इस तरह से ये जो है उसको मैं कर दूंगा कॉम्प्लेक्स आयन, इसको कह दूंगा काउंटर आयन, बढ़िया एकदम, ठीक। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर पानी में डिसॉल्व्ड कंपाउंड है, ये एक्वियस स्टेट में है, पानी में डिसॉल्व्ड है, ये भी एक्वियस स्टेट है, पानी में डिसॉल्व्ड है। और इस स्टेट में मैंने यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड कर दिया बेटा, AgNO3 ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, AgNO3। तो अब क्या हो जाएगा, ठीक है। AgNO3 जो है वो कैसा होता है, Ag+ होता है और NO3- होता है, बराबर है। और ये कंपाउंड देखो इस तरह से है, तो Ag जो है प्लस
वो क्या करेगा, माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी इधर माइनस कौन है, Cl है कि Cl की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर Ag+1 है और यहाँ पर Cl-1 है, पर Cl के -1 कितने हैं, 2 है। तो बोलो एक Ag एक ही Cl को लेकर के जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से मुझे एक और लेना पड़ेगा। अगर मैं इसके 2 मोल्स ले लेता हूँ तो बोलो एक Ag+ और एक और NO3- आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, बोलो ये जो एक और Ag+ है वो भी इसके साथ जुड़ जाएगा और दोनों Cl को उठा करके लेके जाएगा और क्या बना देगा, 2 बार AgCl बना देगा। ठीक है, AgCl ऐसा कितनी बार बना लेगा, 2 बार, और यहाँ से निकाल करके लेके जाएगा। ठीक है, और ये जो AgCl होता है ना, इसका होता है बेटा PPT। और कैसा PPT होता है, व्हाइट PPT होता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ड्रॉप बाय ड्रॉप AgNO3 ऐड करना शुरू करा तो जो कंपाउंड पानी के अंदर था वो धीरे धीरे व्हाइट PPT में कन्वर्ट होना शुरू हो गया और 2 मोल्स ऑफ PPT मिल गए, है ना। तो इससे क्या समझ में आता है बेटा कि ये 2 क्लोरीन थे ना, इसलिए 2 मोल्स ऑफ AgCl PPT बन रहा है। क्योंकि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पानी थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, पानी के अंदर जितना PPT बना है वो कैलकुलेट करेंगे। जब वो कैलकुलेट किया तब मालूम पड़ा कि 2 मोल बन रहा है। इसका मतलब यहाँ से 2 मोल निकला होगा, इसका मतलब यहाँ से 2 मोल क्लोरीन निकला होगा। इसी का मतलब इस कंपाउंड के अंदर 2 क्लोरीन ऐसे प्रेजेंट होंगे जो निकल पा रहे हैं, यानी आयोनाइजेबल है, यानी प्राइमरी वैलेंसी आपको समझ में आ रही है। क्या अमोनिया निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है ना। अमोनिया थोड़ी निकल पाएगा इसके अंदर, क्योंकि वो सेकेंडरी वैलेंसी वो तो बॉक्स के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको एक प्लॉट समझा दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है और देखते हैं कि आपको कितना आप समझ पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। वो क्वेश्चन पहले मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसका आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, बट मीनवाइल आप थोड़ा सोचेंगे। ठीक है, देखिए व्हाट इज दैट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये है कि a complex that has COCl3 and NH3 molecules, ठीक है, ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर NH3 भी प्रेजेंट है, कोबाल्ट भी प्रेजेंट है, Cl3 भी प्रेजेंट है, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये है पिंक कलर्ड कॉम्प्लेक्स। करेक्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नहीं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट होते हैं, इनका कलर बहुत खूबसूरत होता है। तो ये पिंक कलर का है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऑलराइट, व्हेन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब इस कॉम्प्लेक्स का जो एक्वियस सॉल्यूशन है, इज ट्रीटेड विथ AgNO3, then 2 moles of AgCl is produced। ठीक है, जब ये जो कॉम्प्लेक्स है, पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स है, इसको पानी में डिसॉल्व कर लिया और फिर AgNO3 का ट्रीटमेंट किया, उसके ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप AgNO3 डाला, तो 2 बार AgCl मॉलिक्यूल्स निकल पा रहे हैं। ठीक है, 2 AgCl मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। AgCl मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस पता कैसे चला, क्योंकि भाई इसका PPT होता है व्हाइट कलर का, तो ये आपको दिखाई पड़ जाएगा कि व्हाइट कलर का PPT बन रहा है। फिर आपको PPT को अलग कर लिया, फिर मेजरमेंट कर लिया, तो पता चला 2 मोल्स बन रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पूछना क्या चाह रहा है ना, टू फाइंड क्या करने का, फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स है ना, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला वो चाहता है, जिसके लिए उसने हिंट भी दे रखी है। हिंट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। बोलो हिंट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब आपको इससे क्या समझता है, फर्स्ट सबसे पहला डेटा में क्या समझता हूँ कि COCl3 और NH3 देखिए, इसमें कोबाल्ट जो होगा वो कौन होगा बेटा, सेंट्रल मेटल हो जाएगा। ठीक है, यही एक डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि क्लोरीन आयन भी हो सकता है, लिगैंड भी हो सकता है, अमोनिया आयन भी हो सकता है, लिगैंड भी हो सकता है, हम कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, ऑलराइट, पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स है, उससे हमें कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, कलर तो कुछ भी हो सकता है, हमको क्या लेना। ठीक है, व्हेन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन ट्रीटेड विद AgNO3 से ट्रीटमेंट कर दिया किसी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स, इसका क्या कर दिया उसने, पानी में डाल दिया। पहले तो पानी में डाल दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, पानी में जैसे ही डाल दिया तो 2 चीजें मिलती है। क्या मिलती है, एक मिलेगा कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, प्लस दूसरा मिलेगा काउंटर आयन। ठीक है, ये मिल गया अपने को। उसके बाद क्या करा, ट्रीटमेंट भी AgNO3 कर दिया। चलो भाई AgNO3 कर दिया तो उसको क्या मिल रहा है,
2 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 मोल्स ऑफ AgCl, करेक्ट है कि नहीं। एक मिनट, यहाँ पर आपको 2 Ag है, इसका मतलब यहाँ AgNO3 में भी 2 Ag होना चाहिए, तो ही तो Ag आएगा, तो ये 2 Ag आएगा यहाँ पे, तो ये 2 बार AgNO3 होना चाहिए, ठीक है। और 2 Cl है, करेक्ट है, यहाँ देखिए 2 Cl है, तो बोलो यहाँ से जब 2 Cl निकलेंगे तब वो इससे रिएक्ट करेगा, तो 2 AgCl बनेगा नहीं बनेगा। अब 2 Cl बोलो निकल रहा है ना, निकल रहा है, तो कॉम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट होगा या काउंटर आयन में प्रेजेंट होगा, बताओ। काउंटर आयन में प्रेजेंट होगा, वही जा सकता है, कॉम्प्लेक्स आयन तो स्प्लिट ही नहीं होता है भाई। तो यहाँ पर देखिए 2 Cl माइनस प्रेजेंट होने चाहिए, ये मेरे को हिंट मिल रही है इस बात से, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन को ढूंढना, उसके देखते आगे क्या दिया है। इसका तो व्हाइट पीपीटी बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स ढूंढना है नहीं ढूंढना है। ये कॉम्प्लेक्स आयन मिल गया, इसको मैं जोड़ लूंगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, इसके लिए हिंट दिया, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। कॉम्प्लेक्स आयन मतलब क्या होता है, बॉक्स होता है। अब टोटल चार्ज देखो इधर क्या है, 2 × -1, -2 चार्ज बॉक्स के बाहर, बॉक्स पर चार्ज क्या होगा, +2 हो जाएगा, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल मेटल होता है और लिगैंड होता है। सेंट्रल मेटल बोलो कौन है, कोबाल्ट, तो मैंने लिख दिया कोबाल्ट, ठीक है। अब लिगैंड क्या है, यहां से मालूम पड़ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर देखिए कोबाल्ट है, तो मैंने कोबाल्ट क्रॉस कर दिया, कोबाल्ट लिख लिया मैंने। Cl माइनस कितने आयन से, 2, तो 3 में से 2 मैंने लिख लिए, तो कितने बाकी रह गए, 1 बाकी रह गए, ठीक है। तो जो 1 बाकी रह गया है वो बाहर नहीं निकल रहा है, तभी तो पीपीटी नहीं मिल रहा है, मतलब वो अंदर की तरफ होगा, तो मैंने अंदर की तरफ लिख दिया है क्लोरीन, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल रहा है, करेक्ट है। और बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, अमोनिया होंगे। बाकी यानी कितने, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6 है। कोबाल्ट के पास में 6 डेटिव बॉन्ड बनने चाहिए, जिसमें से 1 डेटिव बॉन्ड तो क्लोरीन बना रहा है, तो बच्चे कितने, 5। यानी अमोनिया जो है मोनोडेंटेड होता है, कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो देखो ये जो NH3 मॉलिक्यूल है वो जाएगा 5 बार, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है लेकिन समझ जाओ, कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, कोबाल्ट है, अमोनिया जो है वो कितनी बार बनेगा, 5 बार, Cl रहेगा साथ में, तो देखो 5 और ये 6, तो 6 के 6 डेटिव बॉन्ड कोबाल्ट के साथ बन गए, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ये कर दिया बॉक्स के अंदर, और इसके बाहर लिख दूंगा मैं Cl2, ठीक है। जब देखो इसको स्प्लिट करेंगे तो 2 Cl आयंस मिलेंगे, और यही 2 Cl आयंस AgNO3 के साथ में जाके 2 AgCl के वाइट पीपीटी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डेटा से मैंने ढूंढ करके निकाल दिया कि कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ पा रहा है, एक एक करके आप डेटा लिखेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक सम मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, वो आप करिएगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, ये आपको घर पे सॉल्व करना है, जैसे मैंने पिछले वाला सॉल्व किया था वैसा ही है, ठीक है। देखो अ कंपाउंड, ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, दैट हैज COCl3 एंड NH3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, याद रखना ग्रीन कलर्ड, कलर जैसे लिख दिया आपको यही आधा समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्योंकि उनके ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर होते हैं, पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर के लिए ही वो जाने जाते हैं, ठीक है। ग्रीन COLR, हाँ ग्रीन कलर्ड, ठीक है। when its aqueous solution is treated with AgNO3, है ना, we obtain 1 mole of AgCl, we obtain only 1 mole of AgCl, ठीक है। find formula of कॉम्प्लेक्स, है ना, इसके लिए हिंट दे देता हूं मैं आपको, हिंट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, यानी 6 डेटिव बॉन्ड बनने चाहिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिर मेरे को मैसेज करके बताइए कि आपने जो कंपाउंड लिखा है वो क्या है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। नहीं समझा तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, ठीक है। ऑलराइट, फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझता है तो आप बिंदास मुझे मैसेज करके पूछे कि सर मुझे यहाँ पर डिफिकल्टी आप फिर से जरा बताओ। ऑलराइट, ऑलराइट, सो अभी हम लोग ने वर्नर्स थ्योरी एंड उसके पोस्टुलेट्स एंड इलस्ट्रेशन एंड वगैरह सब कुछ देख लिया है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ चैप्टर को और मैं आपको सिखाता हूँ व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब तक आपने जो क्लासिफिकेशन देखा था वो लिगैंड्स का था, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए स्ट्रक्चर्स के साथ में, है ना। याद करो EDTA का स्ट्रक्चर क्या था, वीडियो पॉज करो और EDTA का स्ट्रक्चर लिखो अभी का अभी, ठीक है। और नहीं याद आता है तो याद करके लिख लो। और देखिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जरा देखो, चलो
क्या होता है, दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। पहला टाइप क्या है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लिगैंड्स, ठीक। और दूसरा कहा जाता है बेस्ड ऑन चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन यानी बॉक्स के ऊपर क्या चार्ज है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो देखो टाइप्स बेस्ड ऑन द लिगैंड, ये कैसा होता है बेटा, दो टाइप में जाता है आगे जाके, ठीक है। एक ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनको हम कहते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, और एक जिनको हम कहते हैं हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स ऐसा कहा जाता है, ठीक है। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल और आयन इज सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ लिगैंड या फिर सेम लिगैंड मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ये देखो K4FeCN6, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेंट्रल है इसके आसपास जो लिगैंड्स हैं सारे के सारे सिर्फ साइनाइड है, और कोई साइनाइड के अलावा दूसरा कोई ऐसा स्पीशीज नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल की तरफ, यानी लिगैंड की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसके अंदर एक ही तरह के लिगैंड्स सेंट्रल मेटल के आसपास होते हैं उसे हम कहते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता होगा, इसका उल्टा है ना। तो इसका डेफिनेशन कैसे आएगा, कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल आयन इज सराउंडेड बाय डिफरेंट लिगैंड मॉलिक्यूल्स, या फिर मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड मॉलिक्यूल्स ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ CONH3 4 बार है ना, और EN 1 बार, और बाहर लिख दिया CN। अभी इसमें देखो यहाँ पर अमोनिया 4 मॉलिक्यूल्स है जो लिगैंड का काम कर रहे हैं, और इथिलीन डायमाइन एक मॉलिक्यूल है जो लिगैंड का काम कर रहा है ना। तो ये दो अलग अलग टाइप के लिगैंड्स प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल के आसपास, करेक्ट है कि नहीं। ये Cl2 होगा बाहर, ठीक है। तो इससे मैं क्या कहूंगा बेटा, हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहूंगा, ऑलराइट, ठीक। तो इस तरह से ये हेटेरोलिप्टिक हो गया और ये क्या हो गया, होमोलिप्टिक हो गया, ठीक है। तो याद रखना दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज, ठीक है। ध्यान से देखना, इसका भी दो क्लासिफिकेशन जाएगा। एक, जब आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है यानी बॉक्स होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना भी हो सकता है बट पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। और दूसरा क्लासिफिकेशन कैसे जाएगा, एक, जब आपके कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इन सब के अलावा तीसरा भी होता है, बॉक्स के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, जीरो चार्ज ऐसा। तो जो बॉक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो इसे कहते हैं कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स ना, क्योंकि कैटायन है ना, पॉजिटिव चार्ज बॉक्स में। इसको क्या कहेंगे बोलो, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। और इसे क्या कहेंगे, कुछ भी चार्ज नहीं है ना, तो कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे इसे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखना सीधी बात है ना बेटा, अगर तेरे बॉक्स पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो तेरा जो काउंटर आयन है ना वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा। काउंटर आयन कैसा होगा फिर तेरा, नेगेटिव होगा, तो ही तो दोनों बैलेंस होगा कि नहीं, करेक्ट है। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को नेगेटिव काउंटर आयन होता है। सेम वे देख, अगर तेरे बॉक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको बैलेंस करने के लिए जो काउंटर आयन लगेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव काउंटर आयन होगा, है ना। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए नेगेटिव काउंटर आयन होता है और अनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए पॉजिटिव काउंटर आयन होता है, ठीक है। अब इसको देखो कोई चार्ज ही नहीं है न्यूट्रल वाले को, तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर काउंटर आयन आने ही नहीं वाले, ठीक है, याद रहेगा। तो ये देखो मैं लिखता हूं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स
को क्या होता है ना, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को क्या होता है, नेगेटिव काउंटर आयन। आप नोट्स बना रहे हो, याद रखो नोट्स बनाते रहना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बोलो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स को क्या होता है बोलो, पॉजिटिव काउंटर आयन, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ये समझ जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स है वो होमोलिप्टिक कैटेगरी में आता है या हेटेरोलिप्टिक कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अभी मैं कोई एक रैंडम एग्जांपल लेता हूँ, जैसे K2PtF6, इस तरह का मैंने कोई एग्जांपल लिया। चलो बताओ ये जो कंपाउंड है वो किस कैटेगरी में आ रहा है। सबसे पहले देखिए इस कंपाउंड के अंदर बॉक्स राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड पर आयंस प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब ये क्या होगा बोलो, कैटायनिक काउंटर आयन है, मतलब बॉक्स पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कितना आ जाएगा वो तो इसको देखना पड़ेगा। K+1 ऐसा 2 बार है तो टोटल चार्ज आउटसाइड द बॉक्स इज +2, देन बॉक्स विल कैरी -2 ऑफ टोटल चार्ज, करेक्ट है कि नहीं। तो -2 है यानी नेगेटिव चार्ज तो है ही, मतलब ये जो है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। इतना समझ में आ पा रहा है, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स को ही पॉजिटिव काउंटर आयन होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। बताओ इसके अंदर जो लिगैंड्स है, कौन लिगैंड्स है, सेंट्रल मेटल के अलावा बॉक्स के अंदर जो भी होता है वो लिगैंड होता है। सारे के सारे लिगैंड्स कौन है, फ्लोरीन है, 6 के 6 लिगैंड्स फ्लोरीन है। तो ये जो है वो किस में आ जाएगा बेटा, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो अब तक आपको देखो धीरे धीरे नॉलेज बढ़ गई है, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कंपाउंड जिसको बॉक्स में लिखते हैं उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। फिर उस कंपाउंड को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि होमोलिप्टिक है, हेटेरोलिप्टिक है, कैटायनिक है, एनायनिक है कि न्यूट्रल है। इसके साथ ही आप बता सकते हैं कि उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी उसकी तरफ कितने डेटिव बॉन्ड्स बन पा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप बता सकते हैं कि उसके अंदर जो लिगैंड प्रेजेंट है वो मोनोडेंटेड लिगैंड है, बाइडेंटेड लिगैंड है, ट्राइडेंटेड लिगैंड है कि हेक्साडेंटेड लिगैंड है कि टेट्राडेंटेड लिगैंड है ना, एक्सेट्रा टाइप्स ऑफ लिगैंड्स हमने पढ़े कि नहीं। उसके अंदर जो लिगैंड है उसका आप नाम भी बता सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर आप ये भी ढूंढ सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसका जो सेंट्रल मेटल होता है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, जिसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल कहते हैं। और इन सबको अगर हम सम अप करते हैं और सोचते हैं तो वर्नर्स ने ही यही सब कुछ बोला था, ठीक है। जो एक आम आदमी ऑब्जर्व कर सकता है वही सब वर्नर्स ने ही बोला था सबसे फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसलिए वर्नर को ऐसा कहा गया है कि इट वाज फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और तो और इन टाइप के कंपाउंड्स को पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि इनका यूज बहुत ज्यादा है, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब तो ठीक है, पर ये जो कंपाउंड्स होते हैं पानी में जाने के बाद में सभी आयंस का टेस्ट पॉजिटिव देते नहीं है, सिर्फ काउंटर आयंस का टेस्ट पॉजिटिव देते हैं और कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर क्या आयंस प्रेजेंट है वो हमको पता चलता नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड है अपने आइडेंटिटी को रिटेन करके रखता है। ये सब बातें हमको समझ में आ रही है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा इस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के बारे में, कि आपको इस कंपाउंड का आना चाहिए IUPAC नोमेनक्लेचर, है ना। यानी जो कंपाउंड है, इतनी नॉलेज तो हमको पता चल ही रही थी, साथ में एक नॉलेज एक्स्ट्रा पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इनका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, ठीक है। जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप ऑलमोस्ट दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देख करके समझ सकते हैं कि वो क्या है, किससे बना है, कैसे बना है और उसका नाम क्या है, ठीक है। फिर हम आपको और भी आगे कंसेप्ट पे लेके जाएंगे जिसको कहते हैं आइसोमेरिज्म एंड एक्सेट्रा। बट आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप रिवाइज करते रहेंगे, जितनी भी मैं डेफिनेशंस लिखा रहा हूँ ये सब आप पढ़ते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, लिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी आ जाएंगे आपको खुद से लिखने तो आना ही चाहिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।